क्लास 6 सोशल साइंस। प्यारे बच्चों, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान की पुस्तक राजनीतिक शास्त्र का अध्याय 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका करने जा रहे हैं। हमारे पिछले वीडियो में हमने अभ्यास के 4 प्रश्न किए थे। आज हम अभ्यास का 5वां प्रश्न करने जा रहे हैं। हमारा प्रश्न नंबर 5 है। प्यारे बच्चों, आपके अनुसार सरकार शेखर जैसे किसानों को कर से मुक्ति दिलाने में कैसे मदद कर सकती है? इसके ऊपर भी हमने चर्चा करनी है। तो प्यारे बच्चों, जैसा हमने अध्याय में पढ़ा था कि जो शेखर जैसे छोटे किसान हैं उनको फसल की बुवाई के लिए खाद बीज खरीदने से के लिए क्या करना पड़ता था? व्यापारी से पैसे उधार लेने पड़ते थे, जिसके बदले में क्या करते थे, वो अपनी फसल जो थी उसको सस्ते दामों पर व्यापारी को बेच देते थे। इसी तरह से किसानों को दो तरह से नुकसान होता था। एक तो वो क्या करते थे, ऊंची ब्याज दर पर कर्जा लेते थे, और दूसरा जो उनकी अपनी फसल होती थी, जो उनकी अपनी पैदावार होती थी, उसका भी उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। इस कारण क्या होगा, किसान अधिक परिश्रम करने के बाद भी अपनी आजीविका जो है वो अच्छी तरह से नहीं चला पाते थे और व्यापारी के जाल में फंस जाते थे। परंतु यदि सरकार क्या करे, ऐसे जो छोटे किसान हैं उनको बुआई के लिए सस्ती दरों पर बीज खाद उपलब्ध करवा दे, तो ऐसे किसान क्या करेंगे, व्यापारी के पास ऊंची दरों पर जो उधार हैं वो नहीं लेंगे। ठीक है, जब उनको उधार नहीं लेना पड़ेगा, अगर उधार नहीं लेंगे तो क्या होगा, वो अपनी फसल को अपनी मर्जी से भी बेच सकते हैं, और ना ही फिर क्या होगा, उनको अपनी कम कीमत पर अपनी जो फसल है वो व्यापारी को बेचनी पड़ेगी। मतलब उनको अपनी फसल का उचित दाम मिल जाएगा और वे आसानी से अपनी आजीविका चला सकेंगे। इसके अलावा सरकार क्या कर सकती है, किसान फसल को उचित दर पर खरीदने की व्यवस्था भी कर दे, तो किसान व्यापारी की लूट से भी बच जाएंगे, जिससे उनको क्या होगा, अपनी फसल का उचित मूल्य मिल जाएगा और उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि अगर क्या करे सरकार, कोई ऐसी व्यवस्था कर दे जिससे क्या किया जाए, जो किसान हैं उनको फसल बीजने के लिए अच्छी जो सस्ती दर पर क्या मिल सके, अच्छा बीज मिल सके, अच्छे जो खेतों में डालते हैं, कीटनाशक डालते हैं, वो मिल सके, तो भी उनको जो साहूकार से कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। साथ में जो सरकार जो है ऋण पर लगा हुआ ब्याज जो है उसको भी माफ़ कर सकती है। इसके अलावा जो सरकारें हैं वो साहूकार जो है उनके ऊपर शिकंजा कर सकती हैं, और क्या करने के लिए, किसानों को उचित मूल्य उनकी फसल का जो है वो प्रदान करे, ऐसी व्यवस्था कर सकती है। ठीक है, और अगर सरकार के द्वारा कुछ विशेष मंडियों की व्यवस्था की जाए जिसमें क्या हो, जो किसानों की फसलें हैं उनको उचित दाम पर क्या किया जाए, बेचा जा सके, तो इससे भी किसान जो हैं ऐसे साहूकारों के हाथ में फंसने से बच सकते हैं और अपनी जीविका आसानी से चला सकते हैं। तो हमारा ये था 5वां प्रश्न। प्यारे बच्चों, आओ कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको बताया गया था, अभ्यास के प्रश्न के अलावा भी और बहुत सारे प्रश्न हैं, छोटे छोटे हमारे प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आते हैं। तो उन्हीं से संबंधित हम कुछ प्रश्न जो हैं, जो हमारी वर्कशीट में हमने डिस्कस किए होते हैं, वो हम करेंगे यहाँ पे। हमारी ये पहली वर्कशीट है। जब हमने पाठ शुरू किया था तो हमने पहले दिन जो पढ़ा था पाठ, तो हमने ये वर्कशीट उसमें आपको एंड में दी हुई थी, पाठ के एंड में। तो इसमें दिए हुए हैं, देखिए ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है, कलपट्टू गांव कहाँ स्थित था? तो जैसा कि हमने अध्याय में पढ़ा कि जो कलपट्टू गांव था वो तमिलनाडु के समुद्र तट पर स्थित था। कहाँ स्थित था? तमिलनाडु के समुद्र तट पर स्थित था। प्यारे बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न है, कलपट्टू गांव की सिंचित जमीन पर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी? तो जैसा हमने अध्याय में पढ़ा हुआ है इसके बारे में कि कलपट्टू गांव जो था वहाँ पर बहुत सारी फसलें उगाई जाती थी, परंतु जो मुख्य फसल थी वो क्या थी, वहाँ की धान थी, जो मुख्य फसल के रूप में उगाई जाती थी। धान के अलावा वहाँ पर आम, नारियल, कॉफ़ी, कपास, गन्ना, केला आदि फसलें भी उगाई जाती थी। कौन कौन सी फसलें? आम, नारियल, कॉफ़ी, कपास, गन्ना, केला आदि। हमारा अगला प्रश्न है, तुलसी को कितनी दूर से पानी लाना पड़ता था? तो जैसा कि प्यारे बच्चों, वहाँ पे पानी की समस्या जो थी वो काफ़ी अधिक थी, इसीलिए तुलसी को कितनी दूर से पानी लाना पड़ता था?
लगभग 1 किलोमीटर दूर से तुलसी को पानी लाना पड़ता था। प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। ये हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम इन पे चर्चा नहीं करेंगे। हमारी दूसरी वर्कशीट है जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से लगभग कितने प्रतिशत खेतीहर मजदूर हैं। मतलब हमारे देश में जो ग्रामीण परिवार हैं उनमें ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जिनके पास अपनी खेती नहीं है परंतु वो दूसरों के खेतों पर काम करते हैं। तो लगभग 40% भारत में जो मजदूर हैं वो क्या हैं, खेतीहर मजदूर हैं। कितने हैं, लगभग 40%। ये भी आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में ये प्रश्न कई बार आता है। धान से अगला हमारा प्रश्न है, धान से की खेती से जुड़ी हुई 3 गतिविधियां बताओ। जब धान की खेती की जाती है तो उससे जुड़ी हुई 3 गतिविधियां बतानी है। तो कौन कौन सी, पहले रुपाई की जाएगी धान की, फिर निराई, मतलब उसमें जो घास फूस आ जाता है उसको निकालना, उसको निराई बोलेंगे। और तीसरा कटाई का काम। ठीक है, तो बुआई, रुपाई, निराई और कटाई, इस तरह से धान की खेती से जुड़ी हुई ये गतिविधियां हैं। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में जो हमारा पहला प्रश्न है ये हम पीछे वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। है कि कई किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है आत्महत्या, इसके बारे में चर्चा करनी है हमने। तो जैसा कि हमने इस अध्याय में पढ़ा कि बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जो गरीब किसान होते हैं। वो क्या करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर वो पैसा उधार लेते हैं साहूकार से। क्या खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, कीटनाशक खरीदने के लिए। अब कई बार क्या होता है, ये बीज अच्छी किस्म के नहीं होते हैं, या फिर कोई फसल में कीड़ा लग जाता है, या फिर क्या होता है किसी दूसरे कारण से फसल बर्बाद हो जाती है। जैसे मान लो कोई बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया, या समय पर जो है कोई उनको अच्छी खाद नहीं मिल सकी, या फिर कोई बीमारी चल पड़ी फसल की जिसकी वजह से उनकी फसल जो है वो क्या हो जाए, बर्बाद हो जाए। तो क्या होगा जब वो फसल बर्बाद हो गई, जैसे पर्याप्त वर्षा नहीं मिल पाई और फसल खराब हो गई, तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर पाते हैं, जो साहूकार से लिया हुआ कर्जा है उसको नहीं चुका पाते हैं। और वो कर्जा धीरे धीरे इतना अधिक बढ़ जाता है कि वो उस कर्जे के तले बिल्कुल दब जाते हैं। इतने में अगली फसल की बुआई का टाइम आ जाता है, समय आ जाता है। और फिर उनको उस फसल की बुआई के लिए भी क्या करना पड़ता है, फिर से साहूकार से कर्जा लेना पड़ता है। और अपना पूरा उस वर्ष भर या फिर उतना समय, जितने समय में फसल तैयार नहीं हो जाती है उतने समय में घर का खर्चा चलाने के लिए भी उनको साहूकार से कर्जा लेना पड़ता है। तो ये धीरे धीरे जो कर्ज का बोझ है इतना अधिक बढ़ जाता है कि वो उस कर्ज को चुका ही नहीं पाते हैं किसान। और क्या हो जाता है, ऐसी स्थिति में जब बार बार उनको साहूकार के द्वारा तंग किया जाता है तो उनको क्या करना पड़ता है, अपनी आत्महत्या करनी पड़ती है उस कर्जे से बचने के लिए। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो कई छोटे छोटे किसान हैं उनको कई बार कर्जा इतना अधिक बढ़ जाता है कि कर्जे की वजह से ही उनको क्या करना पड़ता है, आत्महत्या करनी पड़ती है। बच्चों, ये अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में ये प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है और बहुत बार परीक्षा में ये प्रश्न जो है वो आता है। प्यारे बच्चों, हमारी जो तीसरी वर्कशीट थी इसमें भी कुछ प्रश्न जो हैं वो दिए गए हैं। जैसे हमारा यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, अरुणा और परिवेलन जो थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था। तो हमने कहानी पढ़ी थी अरुणा और परिवेलन की। तो क्या था अरुणा और परिवेलन का मुख्य व्यवसाय। अरुणा जो थी उसकी पत्नी थी परिवेलन की, और इनका मुख्य व्यवसाय जो था वो मछली पकड़ना था। क्या था इनका, मछली पकड़ना मुख्य व्यवसाय था। ये मछुआरे थे। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, कैटामरेन किसे कहते हैं। तो हमने पढ़ा था अरुणा और परिवेलम वाली कहानी में ही पढ़ा था, कैटामरेन शब्द आया था। क्या होती है कैटामरेन, कैटामरेन नामक मछुआरों की एक छोटी सी नाव होती है और इसमें इंजन लगा होता है। ठीक है, और ये जो है बहुत दूर तक जा सकती है, समुद्र में बहुत दूर तक जा सकती है ये कैटामरेन। तो ये एक मछली पकड़ने की स्पेशल नाव होती है जिससे क्या किया जाता है, मछलियाँ पकड़ी जाती हैं और ये काफ़ी दूर तक जा सकती है समुद्र में। प्यारे बच्चों, आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। ये आपकी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के प्रश्नों में नहीं है परंतु अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में ये प्रश्न आता है कि जो मछली पकड़ने वाले हैं उनके जीवन की संक्षिप्त जानकारी दीजिए।
इनका जीवन भी काफ़ी संघर्षपूर्ण होता है। जैसे ये लोग समुद्र तट के प्रदेशों में रहते हैं, जो समुद्री किनारे होते हैं वहाँ रहते हैं। मछलियाँ पकड़ने के लिए वे जालों तथा कैटामरेन का प्रयोग करते हैं। सुबह-सुबह जाते हैं ये मछली पकड़ने के लिए और शाम 7 बजे तक लौट आते हैं। और बहुत सारी जो स्त्रियाँ हैं वो क्या करती हैं, मछलियाँ खरीदने और बेचने का काम करती हैं समुद्र किनारे जाकर। जो मछलियाँ ये पकड़ कर लाते हैं, उनमें से कुछ मछलियाँ जो हैं, उनको एक तरफ परिवार का पालन-पोषण करने के लिए रख दिया जाता है। जो शेष मछलियाँ रह जाती हैं, उसकी नीलामी की जाती है। नीलामी से जो पैसा बचता है, उसको 4 भागों में बाँटा जाता है। 3 हिस्से उन लोगों के होते हैं, जो मछली पकड़ने जाते हैं और 1 हिस्सा उसका होता है, जिसकी नाव होती है और जाल होता है। यदि जाल, कैटामरेन और इंजन उसका अपना होगा तो वो हिस्सा भी क्या होगा, उसी व्यक्ति को मिलता है जिसका वो सामान होता है, जाला भी, कैटामरेन भी और इंजन भी। ठीक है। और जो औरतें हैं वो क्या करती हैं, मछलियों की नीलामी करती हैं, खरीदती हैं और उनको टोकरियों में भर भर कर पास वाले गांवों में बेचने के लिए जाती हैं। यहाँ पर कुछ व्यापारी भी होते हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं। कभी-कभी मछुआरे जो हैं वो तूफान में भी फंस जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार तो मछुआरों की जान भी चली जाती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो मछली पकड़ने वाले हैं, उनका जीवन जो है वो भी काफ़ी अधिक संघर्षपूर्ण है। प्यारे बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, मानसून के 4 महीनों में मछुआरों का जीवन कैसा होता है? अब आपको पता है कि जब मानसून आता है तो काफ़ी सारी क्या होती है, बारिश होती है। तो ये जो बारिश वाले 4 महीने होते हैं, तूफान आता है, बरसात होती है, बारिश होती है, ये मछुआरों के लिए 4 महीने काफ़ी कठिनाई भरे होते हैं। इन दिनों में समुद्र में ये नहीं जा पाते हैं और यही समय जो होता है वो मछलियों के प्रजनन का समय भी होता है। इन 3 महीनों में व्यापारी जो हैं ये मछुआरे जो हैं ये क्या करते हैं, व्यापारियों से पैसे उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं और इसी वजह से बाद में मजबूरी में उन्हें उसी व्यापारी को अपनी मछली बेचनी पड़ती है। वे अपनी मछलियों की स्वयं खुली नीलामी नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उन्होंने व्यापारी से पैसा उधार लिया होता है और जब वो व्यापारी से पैसे उधार लेते हैं तो क्या करना पड़ता है, उनको व्यापारी को प्रॉमिस करना पड़ता है, वादा करना पड़ता है कि वो क्या करेंगे, जब मछलियाँ पकड़ेंगे आगे तो वो आपको ही मछलियाँ बेचेंगे, मतलब उसी व्यापारी को ही मछलियाँ बेचेंगे। तो इस तरह से ये जो मछुआरों का जीवन है ये काफ़ी संघर्षपूर्ण होता है और काफ़ी कठिन होता है और इनको मानसून के उस समय में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, ये था हमारा अध्याय। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।